नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग मैथमेटिक्स में वन शॉट में हम रीजनिंग में जितने पार्ट होते हैं सारे पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है और तसल्ली से देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़े ही शिद्दत के साथ और बड़े ही अच्छे साथ, ताकि आप अच्छे से रीजनिंग को समझ सकें, रीजनिंग के एक एक पार्ट को सीख सकें कि आखिर रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन पार्ट जो है किस में सीखा जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो रीजनिंग मैथमेटिक्स होते हैं, रीजनिंग में दो पार्ट हो जाते हैं। रीजनिंग मैथमेटिक्स दो तरह का होता है, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल। इसमें हम लोग वर्बल जो मैथमेटिक रीजनिंग होता है, इसमें हम लोग जैसे आपको कैलेंडर का सवाल होता है, कैलेंडर से जुड़ा हुआ जो भी सवाल होता है वो सब हम लोग वर्बल रीजनिंग में पढ़ते हैं। और क्लॉक का हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, और भी बहुत सारा रीजनिंग का पार्ट होते हैं। ये सारे चीज़ हम सीखते हैं, तो वो सब के सब जो है सब वर्बल के पार्ट होते हैं। बात करते हैं नॉन वर्बल कौन कौन से रीजनिंग मैथमेटिक्स होता है, तो इसमें आपका हो जाता है मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग। मतलब जैसे ये पेपर को काटना हो गया, प्रतिबिंब हो गया, है ना, जल प्रतिबिंब हो गया, ये तरह तरह के जो है इमेज जो बनते हैं, ये सब के सब नॉन वर्बल होते हैं और ये हम सीखते हैं। तो ये रीजनिंग के दो पार्ट हैं। अब एक एक करके हम लोग वर्बल पर जितने भी पार्ट बनते हैं, 7 को 8 को 10 12 चैप्टर जितने भी हैं, सारे पार्ट को कवर करने वाले हैं। प्लस में नॉन वर्बल के जितने पार्ट हैं उसको हम कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन के साथ करेंगे ताकि आप सब समझ सके। जनाब में पहला क्वेश्चन होता है कि एक सतह रंगीन वाले छोटे घन का निकालने का अगर कंसेप्ट चाहिए फॉर्मूला, तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर होता है। आई रिपीट, एक बार और रिपीट करते हैं। एक सतह रंगीन वाले छोटे घन को निकालना चाहते हैं तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर होता है, जहां n निकालने का फॉर्मूला बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा होता है। अगर बड़े घन की भुजा मान लीजिए 3 है और बड़े छोटे घन की भुजा 1 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, यानी कि n का मान कितना निकल जाएगा, 3। यहाँ ले करके भरेंगे, रंगीन भाग निकालना चाहते हैं तो 6 × n के जगह 3 - 2 का स्क्वायर, 6 × 3 में से 2 घटेगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 6 होगा। तो अब उसका एक रंगीन भाग कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। ये घन का कुछ पिक्चर है, ये आप किनारा होता है, ये सामने वाला फलक होता है, ये कर्नर होता है। दो सतह रंगीन अगर हो तो उसके छोटे घन की संख्या निकालना चाहते हैं। अगर दो सतह रंगीन है तो उसमें छोटे घनों की संख्या कितना होगा उसको निकालना चाहते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 12 × n-2 होता है। अगर n की संख्या, n की जगह पर अगर हम भरते हैं, n की जगह पर 3 भरते हैं तो -2, ये होगा 12 × 1 माने 12 होगा। तो उसमें छोटे घनों की संख्या कितना हो जाएगा, 12। अगर दो सतह रंगीन हो तो उस केस में अगर मान लेते हो सकता है कि 3 सतह रंगीन हो तो n के जगह पर 3 - 2 इसका क्यूब करेंगे, और यहाँ पे 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब। तो उसमें जो है अगर जो है 3 सतह रंगीन होगा तो उसमें छोटे घनों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से एक सतह रंगीन होगा उसमें निकालने की सिखा दिए, दो सतह रंगीन होगा उसमें निकालने की सिखा दिए, 3 सतह रंगीन होगा तो उसको निकालने को आप सीख गए हैं। इस तरह से जो है अगर कोई घन है उसके भाग को रंग कलर किया गया है, उसमें घनों की संख्या कितनी हो सकती है, इसको निकालने का ये बेसिक कंसेप्ट था। आशा करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे कि 4 सेमी भुजा वाले किसी घन को 1 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घन में विभाजित किया जाए तो ऐसे घनों की संख्या बताइए कितना होगा। कहने का मतलब है 4 सेमी के एक बड़ा घन है, 1 सेमी के छोटे छोटे घन है, उसको छोटे छोटे घनों में डिवाइड करना है। तो ऐसे कितने घन हो सकते हैं जिसको हम 1 सेमी में डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ निकालने के लिए n का एक फार्मूला होता है जिसमें घन की संख्या निकालना चाहते हैं, तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब बड़े घन की भुजा यहाँ पे देख रहे हैं 4 सेमी है और छोटे घन की भुजा 1 सेमी है ना, इसको कट जाएगा, ये 4 होगा। अब घनों की कुल संख्या टोटल बोला है ना, इसलिए लिखेंगे घनों की कुल संख्या। तो ये निकालने का जो फार्मूला होता है n की होता है, यानी कि 4 का क्यूब। इसको 3 बार लिखेंगे, 4 × 4 × 4 गुणा करेंगे तो ये 64 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए ए नंबर में दिया है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश किया है कि विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं और उसका नाम कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कोड है और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिया है, तो आपको पूरा वीडियो को वॉच करना है। यहाँ पे अगर जो है विषम दिन की संख्या, अगर मान लीजिए कि अगर शेषफल 0 आता है तो दिन जो है रविवार पड़ेगा, अगर 1 आता है तो सोमवार 2 पड़ेगा, तो मंगल 3 पड़ेगा, तो बुध 4 पड़ेगा, तो बृहस्पति 5 पड़ेगा, तो शुक्रवार 6 पड़ेगा, तो शनिवार पड़ेगा। ये
तरीका है। अब आइए इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि विषम दिनों की संख्या निकालते कैसे हैं। क्वेश्चन है कि 25 दिन में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें और इसके साथ ही साथ उस दिन नाम भी बताएं कि उस दिन कौन सा दिन पड़ा था। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए सिंपल जो है आपको क्या करना है कि 25 में जो है 7 से भाग करना है। 7 तरीका 21 4 होगा, यानी कि जो है यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितना होगा, विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये आपका विषम दिनों की संख्या 4 होगा। ये आपका आंसर होगा। अब सवाल है कि उसका नाम भी पूछा है, तो नाम 4 पर देखिए क्या है, 4 पर आपका आ रहा है, 4 पर बृहस्पतिवार आ रहा है, तो उस दिन जो है बृहस्पतिवार पड़ा होगा। समझा गया? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर। यहाँ पे बात करते हैं रीजनिंग मैथमेटिक्स में। ये आपका कैलेंडर से जुड़ा हुआ पार्ट है जो काफ़ी मस्ट है और एग्जाम की दृष्टि से कैलेंडर पर अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये पहले मैं बता देता हूँ कि कौन सा, अगर शेषफल क्या आएगा तो उस कौन सा दिन पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर शेषफल जो है 0 आता है तो संडे पड़ेगा, अगर शेषफल 1 आता है तो सोमवार पड़ेगा, 2 आता है तो मंगलवार, 3 पड़ेगा तो बुधवार, 4 पड़ेगा बृहस्पति, 5 पड़ेगा शुक्र और 6 पड़ेगा तो शनिवार। अगर किसी महीने में जो है आप 7 से भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने भाग कर दिया 15 में, 15 में विषम दिनों की संख्या और कौन सा दिन पड़ेगा, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 1 से सारा है, इसका मतलब विषम दिनों की संख्या 1 होगा और उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा तो सोमवार पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग सेकेंडों में जो है कौन से महीने में कौन सा दिन पड़ेगा और विषम दिनों की संख्या क्या होगा ये निकालने का तरीका है। ये बात करते हैं महीनों में। अगर 1999 में कौन सा दिन पड़ा था, कौन सा माह पड़ा था, उसको निकालने का तरीका है। जैसे जनवरी निकालने का कुछ कोड है, हम आपको शेयर कर रहे हैं। जैसे जनवरी, अक्टूबर, अगर ये महीने आते हैं तो अगर कोड जो है कितना आता है, अगर मान लीजिए शेष जो है 4 आता है तो 6 आता है, तो कौन सा महीना पड़ेगा, या तो जनवरी पड़ेगा नहीं तो अक्टूबर पड़ेगा। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर 2 आता है तो फरवरी, मार्च, नवंबर कोई हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। अगर 5 आता है तो अप्रैल या जुलाई हो सकता है। अगर हो सकता है कि 0 आ जाए तो मई होगा, 3 आएगा तो जून होगा, अगस्त, अगर 1 होगा तो अगस्त होगा और 4 आएगा तो सितंबर या दिसंबर हो सकता है। तो किसी भी सन में अगर दिन निकालना हो और उस दिन में कौन सा माह है और माह में कौन सा दिन पड़ रहा है, उसको निकालने का अगर ये कोड पता लग जाएगा तो आराम से हम निकाल सकते हैं। 1987 को कौन सा दिन था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसका आंसर जो है आपको 1 मिनट के अंदर बताने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए। ऐसे निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले ये वाला जो इसको देखना है कि ये कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है या कि लीप वर्ष है। तो देखिए अगर ये 4 से भाग लग जाता है, अगर ये 4 से भाग लग जाएगा, अगर 4 से भाग लग जाएगा तो लीप वर्ष होगा और 4 से भाग नहीं लगेगा तो सामान्य वर्ष होगा। तो आप देख पा रहे हैं लास्ट विषम संख्या तो 4 से तो भाग लगेगा नहीं, तो इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में अब जो है 1987 में 1900 का कोड जो है 1 हो गया। बात करते हैं इसका इकाई और दहाई के मिलाने से जो संख्या बना है वो 87 है। इसको 4 से भाग करिए, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8, 7, 4 एकने 4, 3। तो इसका आप देख पा रहे हैं शेष कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 3 जो है मैं अभी आपको जस्ट बताया कि 3 जो है कौन से महीने का है, कौन से महीने का कोड है। तो आप 3 देखेंगे अभी लिखवाए हैं तो 3 जो है जून महीने का होता है। कौन सा माह का है, जून माह का। और अभी तो पता हो गया कि यहाँ लिख भी दिया, अच्छी बात है कि जून माह में 10 जून 1987 को कौन सा दिन, यहाँ दिन पूछा है तो हमने तो जून दिन भी पता कर लिया, माह भी पता कर लिया। अब हम दिन पता करेंगे। तो ये दिन जो है अभी आपको कोड मैंने बताया था विषम दिनों की संख्या वाला में कि मैंने बोला था कि अगर 3 शेष आएगा तो कौन सा दिन पड़ेगा, तो दिन उस दिन क्या पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। आप देखें अभी जस्ट मैंने एक कोड आपको बताया था दिन का और महीनों का, तो शेष जो है 3 आया था तो मैंने बोला था कि उस दिन बुधवार पड़ेगा। तो ये महीना जून है और जून माह में 3 कोड होता है तो उसका कौन सा दिन पड़ता है, बुधवार। इसका मतलब है कि 10 जून 1987 को कौन सा दिन पड़ा था, बुधवार पड़ा था। तो ये निकालने का तरीका है सिंपली जो है कोई भी क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए कि हम 1900 यहाँ पे 1857 ही ले लेते हैं, इसको 4 से भाग कर दीजिए। ये 1800 का पहले अलग कर लीजिए, 1800 प्लस यहाँ पे इसको 4 से भाग करिए, अगर शेष जितना आएगा उसके हिसाब से दिनों की संख्या आसानी से आप
निकाल सकते हैं। कोई भी सम दिया है उसको 4 से भाग करिए, और अगर ध्यान हो कि वो 4 से भाग नहीं लगेगा तब ये रूल लगेगा, अगर 4 से भाग लग जाएगा तो लीप वर्ष हो जाएगा, तो उसका दूसरा रूल होता है। तो ये मैंने बताने का प्रयास किया, आशा है कि आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 6 और 7 के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ दिखेगी। घड़ी में 2 ही सुई घंटा और मिनट का होता है, सेकंड को नहीं काउंट किया जाता है। यहाँ पे निकालने का फार्मूला एम माने मिनट होता है, एच माने आवर होता है। तो m इक्वल 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री है, ये निकालने का फार्मूला है। इस पर ही हम निकालेंगे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा 2/11। और यहाँ पे आवर माने कितना, 6 से शुरू किया है, 6 और 7 तो शुरू वाला ही लेते हैं, 30 ले लेते हैं। और प्लस में अच्छा यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इस समय घड़ी की सुई एक साथ रहेगी, तो यहाँ पे जब तीनों घड़ी की सुई एक साथ हो जाएगी तो कोण वहाँ पे 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस 0 ले लेते हैं। बात करते हैं m बराबर 2/11 और ये गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 और प्लस माइनस 0 2/11 और ये 0 हटाएंगे जोड़ेंगे घटाएंगे वही होगा, तो 180/11 होगा, सॉरी सिर्फ 180 होगा। और यहाँ पे 2 से 180 में गुणा करेंगे तो 360/11 होगा। और यहाँ पे 11 से भाग कर देंगे तो 360, 11 3 33 होता है, 3 हो जाएगा 0, 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर आएगा 32.8/11 मिनट। यानी कि घड़ी की जो सुई है, घड़ी की सुई तीनों एक साथ जो है, अगर एक साथ तभी दिखेगी जब जो है 6 बजकर है ना 32 मिनट 8/11 मिनट पर जो है तीनों घड़ी की सुई एक साथ दिखेगी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि 6 बजकर के 32 मिनट 8/11 पर जाकर तीनों सुई एक साथ दिखेगी। प्रैक्टिस होना चाहिए, उसके लिए आपको ये वाला टेबल याद रखना है। जो अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं 1 से लेकर के A से लेकर Z तक, उसके नंबर को याद रखना है, जैसे कि मैंने लिख रखा है, जिससे कि क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो सके। अब क्वेश्चन यहाँ पे किया है कि ETANOL को बदले में हम HWDQRO लिखते हैं, तो आप मुझे MIX के बदले में बताइए क्या लिखा जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए इसको समझ लेते हैं। E का मान यहाँ से हम देखकर भर लेते हैं 5 है, T का मान यहाँ से देख करके भर लेते हैं 20 है, T का मान यहाँ से 20 है। इसी तरह से A का देखेंगे तो 1 होगा, N का देखेंगे 14 होगा, O का देखेंगे 15, L का देखेंगे यहाँ पे 12 है। इसी तरह से H का देखेंगे 8 होगा, W का 23, D का 4, Q का 17, R का 18 और O का 15। अब हम देख लेते हैं कि इसके बदले में आंसर दिया किस नियम से लिख रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 5 है, तो फर्स्ट को फर्स्ट से मिलाएंगे तो यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब यहाँ 8 लिखा है, 3 जोड़ के लिखा है। सेकंड को सेकंड से मिलाएंगे तो इसमें 20 है, तो अगला में 23 लिखा है, इसका मतलब 3 जोड़ के लिखा है। अगला यहाँ पे 1 है, तो अगला देखिए 4 लिखा है, इसका मतलब 3 जोड़ा है। इसी तरह से इसमें जो है 3 जोड़ करके यहाँ पे जो है 14 है तो यहाँ 17 लिखा है, यहाँ पे 15 है तो 18 लिखा है, 12 है तो 15 लिखा है, 3 बढ़ा कर लिखा है। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, दिया रहेगा, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन। मेन लड़ाई इससे है, इस पर आंसर करना है। MIX के बदले में आप क्या लिखेंगे, तो M का यहाँ से देख लीजिए, M का 13 है और XI का 9 है और X का 24 है। अब जब इसमें 3 जोड़ कर लिख रहे हैं तो इसमें हम 3 जोड़ कर लिखेंगे, 3 जोड़ कर दिए हैं तो इसमें M, इसमें 16 में 13 में 3 जोड़ेंगे 16 होगा, और I में 9, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 27 होगा। अब आप ध्यान से देखिए इसमें कि लेटर अल्फाबेट में अब 16 किसका होता है, 16, तो 16 जो है आप देखिए 16 किसका होता है, P का, यहाँ P लिख दीजिए। और 12 किसका होता है, L का, है ना, L लिख दीजिए। अब सवाल है कि 27 किसका होता है, 27 तो होता ही नहीं है, Z तक मान लीजिए 26 ही लेटर होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टोटल 27 में से 26 घटा देना है, 1 होगा। अब 1 किसका होता है, A का, यानी कि यहाँ पे A लिख देना है। समझा गया। जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि आपका यहाँ 36 आ जाए, ये भी हो सकता है। तो जब मान लीजिए कि लेटर A से Z तक 26 ही लेटर होते हैं, उसमें नंबर ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए यहाँ 36 आ गया, तो फिर 36 किसी का होता नहीं है, तो आप 26 तुरंत घटा दी, 36 में 26 घटा दिए, अभी पता लग जाएगा, वहाँ पे लिख दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये सारा खेल जो है, ये सारा खेल
इसी टेबल के आधार पर अगर ये टेबल याद है तो ये अच्छा आसान जाता है। जैसे ए पिता है बी का, तो ए को ऊपर लिखना है, बी को नीचे लिखना है, ध्यान रखिएगा। और बी पुत्र है ए का, तो भैया पुत्र है तो नीचे ही रहेगा, और पिता है तो ए का, चूँकि ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये इसी को पता करना है। बात करते हैं ए पति है बी का, तो ए पति है बी का, तो इसका मतलब ये लैला मजनू है लो, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसमें ऊपर नीचे नहीं लिखे हम, बल्कि सामने सामने। जब भी हम इस तरह के रिलेशन को पता करेंगे तो अगर ऐसा पति पत्नी का होगा तो इसे सामने हम लिख करके उसको पता करेंगे। अगर ए भाई है बी का, तो भाई का रिश्ता जो है इक्वल का ही होता है, तो यहाँ पे दोनों का सामने ही रख लेंगे, ये भाई का रिश्ता है, इसको पता करना है। इसी तरह से ए पिता है बी का, तो ए पिता है बी का तो ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा। लेकिन एक बात है, सी का भाई है तो सी, फिर यहाँ रिश्ता है भाई का, तो यहाँ पे दोनों इक्वल कर लेंगे। तो इस तरह से जो है रक्त संबंध पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि वाई के पुत्र का भाई, ध्यान सुनिएगा, वाई के पुत्र का भाई एक्स है ना, पुत्र का भाई एक्स है, तो एक्स का वाई से क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन आंसर है कुछ इंटरेस्टिंग है। एक बार और रिपीट करते हैं, वाई के पुत्र का भाई एक्स है, तो एक्स का वाई से क्या संबंध है। ऐसे क्वेश्चन 100% बन जाते हैं। अभी जस्ट मैंने रिसेंटली बताया कि वाई के पुत्र, इसका मतलब वाई के पुत्र, इसका मतलब ये पिता है, ये पुत्र है, इनको ऊपर लिखेंगे। मैंने बोला कि पिता को ऊपर लिखते हैं, ये पिता हो गए, और ये पुत्र को नीचे लिखेंगे। अब देखिए इनके पुत्र ये हैं, ठीक है, इनके पुत्र ये हैं, मतलब इनके ये बेटा हो गए, ये बेटा हो गए, ठीक है, राइट। अब जो है इनका बेटा ये हो गया, इसका मतलब है कि इनका बेटा ये है, अब इस बेटा का भाई ये है, तो ये इसका भाई है। अब भाई वाला रिश्ता मैंने बोलवे किया था कि कभी भी सामने सामने रखते हैं, दोनों इक्वल का होता है। तो ये इसका मतलब इसका पिक्चर ऐसे होगा, इसका पिक्चर ऐसे होगा, एकदम 100% होगा। वाई का बेटा ये है और इनका बेटा ये है, तो इसका मतलब ये तो नाती लगेंगे, ये तो इनका नाती होंगे, इनका बेटा है तो ये तो 100% नाती होगा, और इस नाती का ये भाई है, तो ये क्या लगेगा। अब पूछा है कि x का y से बताइए रिश्ता क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे है, पुत्र का ये होगा नहीं, भाई का होगा नहीं, भतीजा का होगा नहीं, ये वाला आपका इसका मतलब पुत्र का होगा। समझा गया, ये पुत्र है मतलब इनका ये तो नाती लगेगा, तो ये नाती का लड़का पौत्र लगेगा। आशा करेंगे मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया हूँ, इस तरह से 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रैंकिंग पर क्वेश्चन है कि पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाते हैं, और बनाने के लिए काफ़ी ये आसान भी है। तो इसको ये मैं आपको बता दूं, ये ट्रिक के साथ मैं इसको सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसको बनाने का तरीका है 2x - 1 2। अब देखिए वो दोनों छोर से, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, दोनों छोर से 16 नंबर पर है, यही आपका 16 नंबर है। तो यहाँ 16 - 1 हो जाएगा, 16 दूनी 32, घटाएंगे तो 31। तो उस पंक्ति में टोटल लोगों की संख्या कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ज्ञान परीक्षण पर आधारित क्वेश्चन है। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ जाता है, मुड़ा और 30 मीटर चला, है ना। दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो किस दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, मैंने वो बता रहा है कि तो बताइए उसका चेहरा किसकी तरफ है। तो मैं एक एक करके पिक्चर के सामने आपको क्वेश्चन ऑप्शन दिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो आप आसानी से बना सकें। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आपको चलना है और आंसर निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, ऐसे बनाने के बहुत शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट भी मैं बता रहा हूँ। चलिए यहाँ देखिए, वो मोहन जो है 20 मीटर पश्चिम चला। चलिए ये आपका मान लीजिए ये मोहन है, पश्चिम की ओर चल रहा है, तो ये 20 मीटर हम चला देते हैं। चलिए 20 मीटर चला पश्चिम की ओर जाकर, है ना। अब दाएं मुड़ा, तो भैया दाएं मुड़ेगा तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो ऐसे मुड़ रहा है, तो इधर इसका दाएं साइड यही होगा, है ना, यही इसका दाएं साइड होगा, यही दाएं साइड होगा। फिर ऐसे 20 मीटर गया, फिर मुड़ गया, तो यहाँ पे ये 20 मीटर आया, फिर दाहिने मुड़ा, तो दाहिने मुड़ेगा तो कुछ ऐसे होगा, है ना। इस तरह से आया ऐसे, फिर दाहिने मुड़ गया, है ना, दाएं मुड़ गया और 30 मीटर चला, और फिर इधर कितना मीटर चला, 30 मीटर चला, ठीक है ना।
फिर दाएं मुड़ गया। अब यहाँ से फिर ये मुड़ा दाएं, फिर ये दाएं मुड़ रहा है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला है, फिर ये 20 मीटर चला, ठीक है ना। फिर वो दाएं तरफ मुड़ गया है। तो पूछा है कि तो बताइए वो किस दिशा की ओर जा रहा है। अब तो आराम से देखकर ही बता देंगे। ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व, पश्चिम, पूरब। बताइए किस दिशा में उसका चेहरा होगा। इस दिशा में, यानी कि पूरब दिशा में। ऑप्शन इसमें कहीं देखिए दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का ये सबसे शानदार तरीका है। आप जैसे बोला है वैसे वैसे आप कर लीजिए, और ये इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे बेसिकली वो 2 बार राइट की तरफ मुड़ रहा है, एक बार राइट साइड यहाँ मुड़ रहा है और एक बार राइट साइड यहाँ मुड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि 2R होगा, राइट साइड के लिए 2R लिखते हैं। 2 इंटू ये कितना होगा, राइट मैंने 90 होगा, ये 180 होगा। इसका मतलब है कि पश्चिम से चलना शुरू किया तो 100 पर पूरब हिज होगा। ये निकालने का शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है करना है इसे बना ली। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि सुख का संबंध अगर दुख से है तो रोना का संबंध बताइए किससे होगा। ऑप्शन है खुशी का, ऑप्शन है हंसना का। मैं 2 ही ऑप्शन दिया हूं ताकि आप जल्दी आंसर कर पाए। तो सुख का संबंध दुख से है तो रोना का संबंध किससे होगा, हंसना से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक। अब रोना का मतलब क्या होगा, हंसना। यहाँ पे वृत्त का संबंध यदि पहिया से है तो गोला का संबंध बताइए, गोल से है कि संतरा से है। तो आप देखिए वृत्त को संबंध इन्होंने पहिया से जोड़ा है, गाड़ी के चक्के से जोड़ा है। तो गोला का संबंध निश्चित है कि वो संतरे से होगा, क्योंकि संतरा वस्तु है, ठीक ना। अब अगला है कि कपड़ा का संबंध कपास से है तो ईंट का संबंध बताइए। अब कपड़ा जो है कपास से बनता है तो ईंट बताइए किससे बना होता है, मकान से कि मिट्टी से। तो मिट्टी से, इसका सही उत्तर मिट्टी हो जाएगा। इस तरह से एनालॉजी का क्वेश्चन जो है इसी तरह के होते हैं। आपके अंदर समझ कितनी है उस समझ के बेस पर आप इस तरह। चैप्टर 10 है, रीजनिंग चैप्टर 10 है मेरा, और ये आपके थॉट के ऊपर डिपेंड होता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें 3 ऑप्शन एक समान होता है, चौथा ऑप्शन डिफरेंस होता है, वही उसका सही उत्तर होता है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आदमी है, लड़का है, लड़की है, सिपाही है। इसमें से चारों में से आप देखेंगे जो उत्तर होगा वही आपका, माने 3 तो एक जैसा होगा और चौथा जो है एक अलग तरह से होगा। तो आप जो है आप देखेंगे आदमी, लड़का और लड़की, ये जो है किसी, ये आम व्यक्ति है। सिपाही जो है किसी पेशा से जुड़ा हुआ किसी व्यक्ति है ना, किसी को पोस्ट मिल गया है ना, तो ये किसी के पोस्टिंग है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका सिपाही हो जाएगा। व्याकरण का मतलब 3 एक जैसा, चौथा डिफरेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोलकाता, पटना, कानपुर, बंगलोर, इसमें से 3 एक जैसा है, चौथा डिफरेंस है। अगर आपको इसके बारे में आइडिया होगा तो अच्छा से आप जान भी लियो कौन सा आंसर होगा। कोलकाता, पटना, कानपुर, बंगलोर। कोलकाता ये भी राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, आपको पता है। बंगलोर भी राजधानी है। कानपुर जो है एक शहर है ना, एक सिटी है। तो इसका सही उत्तर आपका कानपुर हो जाएगा। समझ आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें से 4 में से 3 एक जैसा होगा, चौथा डिफरेंस होगा। यहाँ देखते हैं दीवार है, ईंट है, सीमेंट है, छड़ है। आप खूब ध्यान से देखेंगे तो ये सब जो है मकान बनाने वाले वस्तु ही है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो सीमेंट का प्रयोग दीवार बनाने में करते हैं, ईंट का प्रयोग दीवार बनाने में करते हैं, छड़ का प्रयोग दीवार बनाने में। यानी दीवार जो है ये तीनों वस्तुओं को प्रयोग करके एक दीवार बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर दीवार होगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हम जो है 3 एक जैसे होते हैं, एक चौथा श्रृंखला का क्वेश्चन है ना, सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी है, इसमें से कोई एक होगा। ये RRB 2002 और 3 दोनों में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो और यहाँ पे मैंने टेबल लिखा है ताकि आपको इसका आंसर मुझे बताने में सुविधा हो, आपको प्रूफ के साथ मिल सके। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे A है और यहाँ G है और यहाँ L है, यहाँ P है और यहाँ S है, और यहाँ पे पूछ रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू 1 है। G का वैल्यू आप देखेंगे तो 7 है, और L का वैल्यू आप देखेंगे तो इसमें 12 है, और P का वैल्यू आप देखेंगे तो 16 है, और S का वैल्यू आप देखेंगे तो इसमें 19 है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बताइए तो अब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जो आपका सही है, इसमें ऑप्शन होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप खूब गौर करिएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 7, इसका मतलब इसमें 6 जोड़ा गया है। इसमें कितना जोड़ा गया है, इसका मतलब है कि इसमें 5 जोड़ा गया है।
अभी तो 7 5 12 हुआ है, इसमें कितना जोड़ा गया है? 4 जोड़ा गया है। इसमें कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है। इसका मतलब निश्चित है कि यहाँ पे जो भी जोड़ा गया होगा सो 2 जोड़ा गया होगा, एक एक कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा। 21 नंबर पे इसमें देखिए कौन आ रहा है? यू आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे? 21 नंबर पर यू। इसमें ऑप्शन दिया होगा यू का, ऑप्शन नंबर डी दिया है, ये आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से सीरीज का बेहतर कंसेप्ट और इसके साथ अगर हम बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन लिया है जिससे कि आपको आइडिया लगे लुक पद में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल है, इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे क्या भराएगा। ऐसे देखेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका आंसर सेकंड में हम बताने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ऐसे हम अगर सोचते रहे तो ढेर सारा समय लग जाएगा। यहाँ देखिए 3 5 15, इसका मतलब फर्स्ट लास्ट का गुणा किया गया है, बीच लिखा गया है। 2 7 14, इसका मतलब यहाँ बीच में, इसका मतलब 36 18, यहाँ पे कितना आंसर होगा? 18। ये आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए, आप मैथमेटिक्स में कितना आप विद्वान है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना है पता है कि अगर आप तरीके जानते हैं तो मैथमेटिक्स आपके लिए आसान है। इसलिए तरीके से जरूर पढ़िए मैथमेटिक्स को। अब मैथमेटिक्स काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ये कोई बोरियर सब्जेक्ट नहीं हो, कोई हेवी नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे। आप बहुत ही मेंटली रूप से बहुत बढ़िया होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, इसको देख करके इसमें बताना है, और आपके लिए ऑप्शन भी दिया है, इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। आप यहाँ देखिए, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। 3 में 1 से गुणा 3 होगा, है ना, और 4 दूनी 8, तो 3 इसमें और इसमें गुणा करना है। 3 और 4 दूनी 8 कितना होगा? 8 3 11 होगा। यानी कहने का मतलब है कि 3 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 2, तो ये होगा 3 प्लस 8 यानी 11। इसका मतलब है कि इसमें गुणा करके और इसको जोड़ दिया गया है। इसी तरह से आप देखिए, 2 चौका 8, 5 3 15, 15 8 23, यानी कि ये 23 है। इसको गुणा किया गया, फिर इसको गुणा करके तो यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से आपको इसमें क्या करना है? इसे गुणा करना है। तो 2 5 10 और 3 3 6 18, तो यहाँ पे 10 और 18 कितना होगा? 28। यहाँ पे एक बार और मैं बता देता हूँ, 2 5 10, 3 6 18, 18 10 28, इसमें ऑप्शन कहीं दिया है और ऑप्शन नंबर 3 दिया है। रीजनिंग मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ निर्देश है कि गुणा का अर्थ भाग है, और घटाव का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ जोड़ है, और जोड़ का अर्थ घटाव है। यानी कहने का मतलब प्लस का अर्थ माइनस है। तो इसमें से बताइए ये वाला क्वेश्चन का कौन सा आंसर इसमें सही होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन जरूर होगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखिए घटाव के बदले में इन्होंने, यानी कि माइनस के बदले में इन्होंने बोला है लिखने के लिए, माइनस के बदले में इन्होंने बोला है मल्टीप्लाई लिखने के लिए, तो लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड के बदले में इन्होंने बोला है प्लस लिख लेंगे, नहीं, यहाँ डिवाइड की जगह पर यहाँ प्लस लिख लेंगे, यानी कि 19 हो जाएगा। और फिर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई की जगह पे इन्होंने देखिए सजेस्ट किया, मल्टीप्लाई की जगह पे इन्होंने बोला है डिवाइड लिखने के लिए, तो डिवाइड लिख लेंगे। अब प्लस की जगह पे इन्होंने बोला है माइनस लिखने के लिए, माइनस लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 मिनट और टाइम दीजिए, हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 45, और ये 19 हो जाएगा, और ये डिवाइड 8 और -6, इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14, और 4 1 5 1 6 होगा, डिवाइड 8। और देखिए थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए बोधमास आपको आना चाहिए। बोधमास का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो पहले ब्रैकेट ही काम करते हैं, ब्रैकेट हो गया, बाहर वैसे ही रहेगा। अब इसको पहले डिवाइड करते हैं, तो 8 8 64 होगा, -6 होगा, शायद आपको दिखता नहीं होगा, यहाँ लिख देते हैं। 8 8 64 होगा, और -6 घटाएंगे तो 2, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन को बनाते हैं। बिल्कुल बढ़िया से है, बड़ी आसान होता है। कोई इसमें क्रम में ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्क संगत के रूप में क्रमबद्ध करें। पहला यहाँ पे ऑप्शन है धागा, कपड़ा, सूट और रुई। इसमें से आपको देखना है कि कौन सा शब्द जो है पहले आते हैं, जिससे कि कपड़ा तैयार होता है, सूट तैयार होता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले इसमें रुई होता है, रुई। उसके बाद 1 नंबर में रुई, यानी कि रुई किस ऑप्शन में है? 4 पे है। उसके बाद रुई के बाद क्या बनता है? रुई से धागा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, धागा होगा। उसके बाद धागा के बाद क्या बनता है? कपड़ा बनता है, यानी कपड़ा आपका है 2 नंबर पे। और अगला है 3 नंबर पर आपका है सूट। तो इस तरह से आप इसके हेल्प से आप बताएंगे
पहले 4, फिर उसके बाद 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3। अब ऐसा ऑप्शन देखिए इसमें कहीं दिया होगा, इसको आप ढूंढ लेंगे, ढूंढ करके आसानी से टिक कर लेंगे। तो देखिए 4 1 2 3 कहीं है, यहाँ देखिए 4 1 2 3 यहाँ मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो कुछ 1 4 2 3 दे रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, तो यही भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। रीजनिंग मैथमेटिक्स में न्याय निगमन साइलोजिज्म का क्वेश्चन है। पहला कथन है और दूसरा निष्कर्ष कथन है। आपका सभी कार साइकिल है और सभी साइकिल घड़ी है, ये कथन है और ये इसका निष्कर्ष है। यहाँ निष्कर्ष में है सभी घड़ी कार है और सभी कार घड़ी है। तो सवाल है कि इसमें आंसर होगा कौन, है ना। तो आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है ये इसको ध्यान से समझिए। सभी कार साइकिल है और सभी साइकिल घड़ी है, ये स्टेटमेंट है। निष्कर्ष में इन्होंने सजेस्ट किया है कि सभी घड़ी कार है। दूसरा ऑप्शन है कि सभी कार घड़ी है। तो आई थिंक जो है सभी कार घड़ी हो गए, इसका सही उत्तर आपका सेकंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस तरह से क्वेश्चन में सभी कार घड़ी के सेंस में जो बातें बताई जा रही है यही ऑप्शन होगा। और इस कथन के लिए ही एग्जैक्ट रीजनिंग पर यहाँ क्वेश्चन है कि यदि ए बी से 2 ज़्यादा है जो सी का दोगुना है तथा तीनों का योग 27 है तो बी का मान बताइए। यहाँ पे हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन के हिसाब से बना लेते हैं। ए का मान 10 ले लेते हैं और बी का मान 12 और सी का आपका 15 ले लेते हैं और डी का यहाँ पे 14 ले लेते हैं। आपको बनाने के लिए, आपको समझने की सुविधा से लिया है, जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ पाए अच्छे से। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ए जो है बी से 2 ज़्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाते हैं। तो ए जो है बी से 2 ज़्यादा है तो ऑप्शन हम ए लेते हैं, ए से चेक करते हैं। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, ठीक है। अब बोला गया है कि ए जो है बी से 2 ज़्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर ए का मान यहाँ से 10 लेते हैं ऑप्शन से, तो इसका मतलब है कि ए जो है बी से 2 ज़्यादा, इसका मतलब ए क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि ए जो है बी से 2 ज़्यादा है। और एक बात और है कि सी का दोगुना है ना, सी का दोगुना है, कहने का मतलब ये बी जो ऑप्शन है सी का दोगुना है। इसका मतलब है कि सी के जगह पर 5 होगा, तभी तो इसका दोगुना किया गया है तो 10 आया है, और इसमें 2 जोड़ दिया गया तो 12 है। तो यहाँ पे फाइनली जो है अब बात करते हैं तो बी का मान कितना होगा, 10, ही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इसको जोड़ेंगे ना तो 27 आ भी जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि ये आंसर सही है कि गलत है। चेक कर लीजिए, चूंकि उन्होंने 27 दिया है, 12 प्लस 10 प्लस 2 5, यहाँ हम जोड़ कर दिखा देते हैं, 12 प्लस 10 और प्लस 5, इसको जोड़ेंगे 27 आ भी जाएगा। तो बी का मान जो है कितना होगा, 10, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और यहाँ 27 होगा कि सरल रेखाओं की संख्या पता करें। एक पिक्चर ये है और दूसरा पिक्चर है कि इसमें वर्गों की संख्या पता करना है। 2 क्वेश्चन हमने लिया है, दोनों का दोनों क्वेश्चन ये नॉन वर्बल रीजनिंग मैथमेटिक्स का है। दोनों एक एक करके समझाते हैं, बड़े आसानी से आपको आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में 100% किए जाते हैं। तो ये आप यहाँ देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो सरल रेखाओं की संख्या पहले हम बात करते हैं उदग्र रेखा का। तो उदग्र रेखा में उदग्र रेखाओं की संख्या देखिए कितना, उदग्र माने खड़ा, 1 2 3, 3 होगा। और बात करते हैं क्षैतिज का, क्षैतिज का, तो क्षैतिज का मतलब देखिए 1 2 1 ये 3, तो क्षैतिज वाला 3 हो गया, है ना। उदग्र भी हो गया, क्षैतिज रेखाओं की संख्या हो गया। बात करते हैं तिरछी रेखा की संख्या, है ना, तिरछी रेखाओं की संख्या। तिरछी रेखाओं की संख्या देखिए, एक ये होगा तिरछा है, एक ये भी है तिरछा, अच्छा एक ये भी है, 1 2 एक तिरछी रेखा, ये 1 2 3, एक ये भी तिरछा रेखा, 4 4, और एक देखिए एक ऐसे है 5, एक ऐसे है 6, तो ये है 6, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 12। तो कुल इसमें रेखाओं की संख्या कितना होगा, 12। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐसे हम लोग जो है
कोई पिक्चर दिया हो तो उसमें अगर रेखाओं की संख्या बोलता है तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। बात करते हैं कि यहाँ क्वेश्चन है कि इसमें वर्गों की संख्या पता करना है। तो वर्गों की संख्या अगर निकालना चाहेंगे, है ना, वर्गों की संख्या, टोटल संख्या, तो इसमें निकालना चाहेंगे तो आप देखिए 1 2 3, 3 3 6 3 9, टोटल इस तरह से देखेंगे तो 9 है। 9 हो गया, ठीक है। और अभी टोटल नहीं निकला है 9। अब एक ऐसे देखेंगे तो एक ऐसे इस तरह से वर्ग बना है, इस तरह से ऐसे बना है, और एक ऐसे बना है, इस तरह से देखेंगे तो ये हो गया 9। एक ये वाला, दो यहाँ हो रहा है, यहाँ देखिए एक यहाँ भी बन जाएगा, इस तरह से भी बन रहा है, और एक यहाँ ऐसे ही बन रहा है, तो 2 यहाँ हो रहा है, एक बड़ा वाला। इसको जोड़ दीजिए, 9 2 11 2 13 1 14, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग वर्गों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। हर कंपटीशन के एग्जाम में वर्गों की संख्या और रेखाओं की संख्या, एक त्रिभुजों की संख्या पे क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा आपके लिए, कितना बेहतर लगा, कमेंट जरूर